हेलो एवरीवन, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं काफी ज्यादा बेहतर होंगे। तो आपका एग्जामिनेशन काफी नजदीक आ चुका है और उसी एग्जामिनेशन के बीच एक सुपर पावर के साथ हम लेके उपस्थित हैं साइंस का मॉडल सेट। और इस मॉडल सेट में पूरे 40 के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया गया है, क्योंकि ये जो 40 क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए चमत्कारी साबित होंगे। तो देखते हैं कि आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन होता है वो साइंस से वो कैसा होता है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। चलिए, प्रत्येक प्रश्न को आपको बनाने के जवाब देने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। 4 ऑप्शन मिलेंगे। सीधा होता है, औंधा होता है, उल्टा होता है या फिर तिरछा होता है। तो चलिए, अगर बात करते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब की, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा सीधा होता है। इस बात को याद रख लें, क्योंकि प्रतिबिंब जिस प्रकार की वस्तु होती है उसी प्रकार का प्रतिबिंब जब बनता है तो हम उसे काल्पनिक कहते हैं। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब की अगर बात कर ली जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आएगा और इसका जवाब एक बार देने का प्रयास करें। और ऐसे ही क्वेश्चन इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपके एग्जामिनेशन में पूछने वाली है। प्रश्न देखते हैं। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? सभी को अगर पता है तो जवाब जरूर कमेंट में बताइए। नहीं पता तो जानिए कि प्रकाश की जो चाल होती है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और यही ऑप्शन आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है। तो ये मिला आपको ऑप्शन नंबर ए में, मतलब सेकेंड प्रश्न का इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न का जवाब एक बार देने का प्रयास करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है? तो 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है। फोकसांतर फोकस दूरी को बोलते हैं। अब ये देखिए 2D यहां का क्षमता दिया है, तो आप पढ़ चुके होंगे कि फोकसांतर F बराबर होता है 1/P, जहां P जो होता है लेंस की शक्ति अर्थात लेंस का पावर को डिनोट करता है। अब क्या करेंगे, अगर ये ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आपको दिख रहा है सेंटीमीटर में, तो ये सूत्र आप यूज करेंगे 100/F। और अगर मीटर में ऑप्शन दिख जाते हैं तो यूज करेंगे 1/P। अब यहां यूज कर लेंगे 100 और इसका क्षमता दिया है प्रश्न में और ये दिया हुआ है 2। अब 2 से 100 को कैंसिल करते हैं तो 50 बार में कैंसिल होता है, मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है 50 सेंटीमीटर, जो देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी में। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और ऐसे ही एकदम प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में होंगे। ये दम डंडे की चोट पर आप बता रहे हैं आपको। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अगर 1 मीटर फोकस दूरी है तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो अभी जाने थे F = होता है 1/P। तो P अगर निकालना हुआ तो इसके लिए आप यूज करेंगे 1/F। 1/F का यूज करेंगे जब आपके सामने मीटर में दिया होगा तब। लेकिन अगर यही मान आपके पास दिया गया है सेंटीमीटर में तो 100/F का यूज करेंगे। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो 1/F, F का वैल्यूएशन भी 1 दिया हुआ है। और चूंकि उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, मतलब ये पॉजिटिव होगा, अर्थात 1/1 टोटल 1 हुआ। मतलब इस प्रश्न का आंसर होगा 1 डायप्टर, जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी जो होगा इस 4th नंबर का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इसका जवाब एक बार देने का प्रयास करेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। और एक बात, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के तहत आप याद रखेंगे, आप पूरी काउंटिंग करते रहेंगे पूरे सेक्शन में कि आप आज के इस पूरे क्वेश्चन के सिलेक्शन में कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए थे। गिनते रहेंगे, लास्ट में कमेंट में जरूर बताएंगे। 5 नंबर, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? मानव नेत्र, जिसके बारे में जानते होंगे, मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है। और मानव नेत्र के इस पक्ष भाग में आपके सामने जो होता है इसको कहते हैं रेटिना या दृष्टिपटल, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। तो यहां अग्रभाग में एक ऐसा लेंस लगा होता है जो उत्तल लेंस के आकार का होता है।
तो यहां पूछा गया कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, तो हम जवाब देंगे उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए के साथ इस पांचवें में बढ़ चलेंगे आगे। चलिए 6 नंबर स्क्रीन पर है, इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और हमें पता है अभी तक 5 प्रश्नों में पांचों के पांचों आप जवाब दे पाए होंगे। छठे का जवाब दीजिए। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो देखिए स्पेक्ट्रम की अगर बात किया जाए तो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है प्रिज्म के द्वारा। जब प्रकाश की किरणें जो होती हैं जब किसी प्रिज्म से गुजारी जाती हैं तो ये 7 रंगों में ऐसे बट जाता है। और 7 रंगों में बटने के बाद ये जो घटना घटती है बाहर, या एक जो पट्टिका तैयार होती है, इसी को स्पेक्ट्रम या फिर वर्णपट कहते हैं। तो ये घटना किससे घटता है, प्रिज्म से। मतलब यहां पर हम सवाल का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी। लेकिन एक सवाल यहां से और भी पूछता है कि प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती हैं, तो प्रिज्म देखने में सामने से दिखाई देता है त्रिभुज के आकार का, लेकिन उसमें कुल सतहों की संख्या जो होती है वो 5 होती है। मतलब इस प्रश्न का छठे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है जो है 7वें नंबर में, इसको समझ के जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रश्न क्या है देखते हैं। किलोवाट घंटा बराबर होता है, ऑप्शन है 1 यूनिट, 1000 यूनिट, 10,000 यूनिट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने सवाल है किलोवाट घंटा। तो देखिए किलोवाट घंटा जो 1 किलोवाट घंटा के रूप में हम डिफाइन करें तो 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट को कहते हैं। यह बात आप याद रखें, क्योंकि उसे किलोवाट घंटा कहें या यूनिट कहें। तो मेरे इस क्वेश्चन का जवाब होगा किलोवाट घंटा बराबर किसके होता है, 1 यूनिट के। मतलब पहला प्रश्न जो होगा इसका राइट आंसर होगा। लेकिन आपसे एक सवाल और भी पूछा जाता है जो बोर्ड मॉडल मानेंगे हम। वो सवाल ये पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर है, क्योंकि ये ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है। तो अगर जूल में पूछे तो इसका वैल्यू हो जाता है 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। इसका मान हो जाता है 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल, अर्थात 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट को इतने के बराबर माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने आ गया है 8वें नंबर में। 8वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। आप आज गांठ बांध लीजिए विद्युत शक्ति के लिए एक सूत्र कौन कौन से होते हैं। तो P इक्वल टू विद्युत शक्ति के रूप में होता है, एक सबसे पहला सूत्र होता है W/T। इसके बाद आपके सामने होता है I²R। इसके बाद आप याद करेंगे इसका होता है कि और फॉर्मूला I भी, और इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है V²/R। ये अगर 4 सूत्र अगर आप याद कर लीजिए, आप रामबाण, हम आपको बता देते हैं रामबाण इलाज हो चुका है आपका। शक्ति का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अब देख लीजिए कह रहा है कौन निरूपित नहीं करता है। तो देखिए I²R ये तो हम बताए हैं, देखिए ये होगा। IR², यही नहीं होगा जो आपके बी ऑप्शन में दिया गया है। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सी और डी भी यहां पर राइट आंसर होंगे। मतलब इसका कह सकते हैं विद्युत शक्ति को दिखाता होगा। आगे है आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे और समझेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है किसी बल्ब से 220 V अर्थात 220 वोल्ट पर 2 एंपियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होता है। अब ओम का नियम इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। ओम के नियम से सूत्र हम लोग जानते हैं, वो होता है V = IR। तो आपको निकालना है प्रतिरोध, मतलब आपको निकाल लेना है यहां से R। तो R बराबर इस फॉर्मूले से क्या बन जाएगा आपके सामने, बन जाएगा V/I। और V मतलब वोल्टता दिया हुआ है, देख लीजिए 220, तो आप रख लेंगे 220, और उसके बटा में I दिया हुआ 2 एंपियर, तो लगा लेंगे 2 से भाग। तो 220 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो आपके सामने देख सकते हैं ये 2 से आपके सामने 220 कट जाएगा 110 बार में। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 110 ओम। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न में बढ़ चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 10वें नंबर में। आप काउंट करते रहेंगे आपका कितना सवाल का जवाब सही मिल पा रहा है इस पूरे सेक्शन में। प्रश्न क्या है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस बार किलर क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। 10वें प्रश्न में विद्युत जनित्र, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि विद्युत जनित्र करता क्या है। जनित्र को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जनरेटर।
अब जनरेटर का काम क्या है? तो जनरेटर करता है यांत्रिक ऊर्जा को, यह बदल देता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत जनित्र जो होता है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। तो यहां ऐसा सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जनित्र का सिद्धांत क्या होता है? तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, अर्थात ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न 10वें में बढ़ चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है जो है आपके सामने 11 नंबर में। 11 का जवाब समझेंगे और देने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है, अर्थात आपके घरों में या हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति होती है, विद्युत प्रवाहित किया जाता है, वो किस वोल्टता या किस हर्ट्ज पर होता है? तो आज गांठ बांध दीजिए, हमारे घरों में जो विद्युत आता है वो 220 वोल्ट पर आता है और उसकी आवृत्ति जो होती है वो 50 हर्ट्ज होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये ऑप्शन किसको टच करता है? तो ये आपको टच करता है ऑप्शन नंबर सी को, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आपके एग्जामिनेशन में होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 12 देखते हैं। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? जो हमारे घरों में खाना बनाया जाता है सब जानते हैं एलपीजी गैस से बनाया जाता है, तो एलपीजी का प्रयोग तो होता है, लेकिन यहां पूछा गया है कि किसका प्रयोग नहीं होता है। तो नहीं के बारे में अगर बात किया जाए तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो आपके सामने हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा गलती दिया हुआ है इसमें कोई भी ऑप्शन ईंधन बनाने के मतलब ईंधन जो है खाना बनाने के रूप में मतलब सारे किए जाते हैं। सीएनजी भी किया जाता है, बायोगैस भी होते हैं, कोयला भी होता है और एलपीजी भी गैस होता है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंट है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि नहीं को यहां पर काट देते हैं। अगर ऐसे पूछा जाए तो निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है या प्रचलित मात्रा में प्रयोग किया जाता है? तो उसका जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एलपीजी गैस। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था जिसको हम सुधार के आपको जवाब दे दिए। चलिए 13 का जवाब जानते हैं, 13 को समझ के इसको बताते हैं। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? मतलब एलपीजी जो गैस है जिसका पूरा नाम होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, तो इसका पूरा जो नाम होता है इसमें आप देखते होंगे इसमें किस किस पदार्थों को मिला के बनाया जाता है। तो इसमें मिला होता है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, मतलब ब्यूटेन ही मिला होता है, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन, इसलिए हम कहेंगे इसका राइट आंसर होगा 13 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 14वां प्रश्न स्क्रीन पर है, इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक समीकरण से आपसे सवाल पूछा गया है। प्रश्न क्या है? तो समीकरण CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, ऐसे दिया नहीं गया है लेकिन इसकी समीकरण की व्याख्या हम कर देते हैं आपके सामने। जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग हो जाते हैं। तो आपको बताना इस प्रश्न में है कि यह किस प्रकार का समीकरण है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये 2 या 2 से अधिक पार्टों में टूट चुका है, तो इसको हम कहेंगे वियोजन हुआ है। अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम वियोजन रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। मतलब इस 14 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है 15 नंबर में, इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे और सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। AB + CD और एक तीर का निशान दिया गया है जो अभिक्रिया को डिनोट करता है। AD + CB अभिक्रिया का नाम बताइए। ये देखिए ये आपके सामने जो कॉम्बिनेशन दिया गया है, इस कॉम्बिनेशन को आपको देख के अभिक्रिया का नाम बताना है। देखिए इसमें थोड़ा सा समझिए, AB था तो A यहां चलाया और इसका B जो है कहीं अलग हो गया। मतलब यहां पर देख सकते हैं तो 2 यौगिक जब एक साथ जुड़े हुए हैं उसके अलग अलग पार्ट आदान प्रदान हो चुके हैं। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि उनके आयनों का आदान प्रदान हो चुका है। तो आयनों का आदान प्रदान जब होता है तो उसे हम कहते हैं उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उभय विस्थापन अभिक्रिया।
चलिए 16वें प्रश्न की ओर आ जाते हैं। 16वें प्रश्न को जवाब देंगे और प्रत्येक क्वेश्चन हम सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, इसका जवाब आपको जानना ही चाहिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण काफी प्रचलित और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप इसको बोल सकते हैं। तो विरंजक चूर्ण जिसे हम रासायनिक नाम से जानते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका सही सूत्र आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है CaOCl2। लेकिन ध्यान देंगे इसका कभी कभी सूत्र आपके सामने ऐसे भी दे देता है, इसको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। CaOCl और अलग दे देता आपके सामने ऐसे Cl। तो ये भी विरंजक चूर्ण का ही सूत्र है जो कि आपको इस रूप में यहां दिया गया है, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए 17 देखते हैं। 17 को जवाब देने का प्रयास करते हैं और बताते हैं इसका राइट आंसर होगा क्या। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है जिसे रक्त का थक्का जमना कहते हैं, और रक्त का थक्का जमने का जो कारण होता है वो होता है विटामिन के। साथ ही साथ आपको पता होगा कि रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स जो होता है, जिसको हिंदी में हम लोग पट्टिकाणु के नाम से जानते हैं, वो भी सहायक होता है। लेकिन यहां सवाल कुछ और है। यहां सवाल है कि बहते हुए रक्त को रोकना अगर है तो कौन सा रासायनिक पदार्थ आपका सहयोग करेगा या फिर आपके लिए उपयोगी होगा? ऑप्शन है खाने का सोडा, नौसादर, धोवन सोडा या फिटकिरी। तो अगर 17 का जवाब जाने तो 17 का राइट आंसर होगा इसमें सही आंसर। आपको पता चल गया होगा, नहीं पता है तो बता देते हैं। इसका राइट आंसर होगा फिटकिरी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिटकिरी से रक्त जो है वो रोका जा सकता है। जैसे आप कभी देखे भी होंगे कि अगर कोई दाढ़ी बनाता है तो दाढ़ी बनाने के बाद फिटकिरी जो होता है वो रगड़ता है ताकि कटाई जो हो या जहां से ब्लड निकल रहा हो वो बंद हो जाए। पीतल है, आपको बताना कि पीतल क्या है। तो याद रखें कि पीतल जो होता है हमेशा ताजा होता है। ऐसे याद रखेंगे पीतल क्या होता है? ताजा। मतलब ता का मतलब होता है, यहां पर हम याद करा दें आपको, तांबा, और जा का अर्थ यहां पर है जस्ता। मतलब कि तांबा और जस्ता को जब मिलाते हैं तो बनता क्या है? पीतल। इसलिए हम कहेंगे कि पीतल क्या है? एक प्रकार का मिश्र धातु। ऑप्शन सी जो होगा इस 18 का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर में देखिए। 19 का जवाब एक बार देने का प्रयास करेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सभी लोग बता पाएंगे। सबसे कठोर पदार्थ है, तो इस प्रकृति में सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ जो है वो है हीरा। ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लेकिन थोड़ी सी और बातों को यहां याद रखेंगे। हीरा जो होता है इसका अपना अपवर्तनांक होता है, याद रखेंगे 2.42। कई बार यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक वाला पदार्थ कौन है, तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42। चलिए 20वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। 20वां प्रश्न स्क्रीन पर है, इसका जवाब एक बार देने का प्रयास करेंगे। कांसा का मुख्य अवयव क्या है? आपको बताना है इस 4 ऑप्शन में से। सोचिए और सोच के बताइए। तो देखिए कांसा के बारे में एक छोटा सा ट्रिक देंगे। जैसे पीतल बताया कि ताजा होता है, वैसे कांसा बताइए ये जो होता है ये आपको मुख्य रूप से कॉपर और Sn अर्थात टीन से मिलकर बना होता है। तो इसके लिए आप ये को बताएंगे ताटी। ताटी क्या है ये थोड़ा सा याद कर लीजिए। ताटी गांव देहात में जैसे कि जब घेराव होता है किसी कच्चे मकानों का तो हम उसको ताटी कहते हैं। उसके जो दरवाजे लगाए जाते हैं कच्चे मकानों में उसको ताटी के नाम से जानते हैं। आप गांव के बारे में होंगे तो जानते होंगे। तो ता का मतलब यहां पर याद रखेंगे तांबा और टी का मतलब याद रखेंगे टीन। तो आपको याद रहेगा कि कांसा क्या है? ताटी है। मतलब ताटी से कांसा बना हुआ है, इसका मतलब कि तांबा और टीन का मिश्र धातु है। ये सही है ऑप्शन ए में। 20वें का बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए 21 स्क्रीन पर है। 21 का जवाब जानेंगे और समझ के बताने का प्रयास करेंगे। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। अब ये तो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। क्लोरोमीथेन जैसे आप लोग पढ़े होंगे इस बात को या फिल्मों में देखे होंगे कि रुमाल में कुछ जो बदमाश या गुंडे या फिर कह सकते हैं कि विलन जो होता है वो रुमाल में कुछ लिक्विड डाल के और किडनैप जिसको करना होता है तो उसके मुंह पर रख देता है।
आप देखे होंगे। तो जो रखता है उसी को बोला जाता है क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन जो होता है इसका अणु सूत्र क्या होता है, इसमें आपको यह बताना है। तो इसमें राइट आंसर होगा CH3Cl, मतलब मिथिल क्लोराइड इसका राइट आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न में बढ़ेंगे आगे। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वें का जवाब एक बार जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ऑप्शन बड़े अच्छे हैं। ऑप्शन है कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें कि CHO जो होता है, ये जो आपके सामने क्रियाशील मूलक है, ये एल्डिहाइड समूह का है। अगर कीटोन में पूछा गया तो कीटोन का क्रियाशील मूलक केवल SaO होता है। और एल्कोहल के बारे में अगर पूछ दे तो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है। इसलिए हम यहां कहेंगे कि इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23वां प्रश्न स्क्रीन पर है। 23वें का जवाब देंगे और इसे बताने का प्रयास करेंगे। देखते हैं और ये भी मिलाते रहेंगे। अभी तक आप कितने सही प्रश्नों का चयन कर पाए थे। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर एकदम याद कीजिए आइसोप्रीन का बहुलक है और यह दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर ए में। 23वें का हम सही कहेंगे ऑप्शन नंबर ए को। 24 देखिए। 24 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी महत्वपूर्ण। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अष्टक सिद्धांत आप जानते होंगे कि अगर परमाणु संख्या के अनुसार तत्वों को सजाया जाए या परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया जाए तो पहले तत्व से गिनती करते हुए अगर 8वें तत्व तक अगर पहुंचा जाए तो 8वां जो तत्व होगा वो पहले वाले तत्व से समान गुण वाला होगा। यही बताया गया था अष्टक नियम और इसे बताने का श्रेय जाता है न्यूलैंड्स को। इसलिए हम कहेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। 25 प्रश्न की ओर आते हैं। 25 का जवाब एक बार ढूंढेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है देखिए। प्रश्न हम लोग के सामने है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को कहते हैं। अब ये क्षैतिज कतारें क्या होती हैं, तो देखिए क्षैतिज कतारें इस पार्ट को बोलते हैं, इस वाले को, और अगर ऊपर से नीचे वाले भाग को बोला जाएगा तो इसको हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज कतार पूछा गया है तो क्षैतिज कतारों को बोला जाता है आवर्त। क्योंकि बाएं से दाएं की जो पोजीशन में आवर्त सारणी जो होते हैं, तालिका होते हैं, उसमें हम आवर्त बोलते हैं। और आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। जबकि उदग्र जो स्तंभ होते हैं उसके भागों को हम बोलते हैं वर्ग, जिसकी संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 रखी गई है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ऐसे इस प्रश्न का आंसर हो चुका है ऑप्शन नंबर ए, आवर्त। चलिए 26 की ओर आ चुके हैं। 26 को जवाब देने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आपको बताना है LiBeB और Na, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और सोडियम को बढ़ती आयनन ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब आपको बढ़ते क्रम में सजाना है इसके आयनन ऊर्जा को, इसके आयन के ऊर्जा के अनुसार इसे बढ़ते क्रम में सजा लेना है। तो जब इसे आप बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे कम जो होगा वो सोडियम का आयन होता है, उसके बाद बड़ा होता है लिथियम का, उसके बाद बड़ा होता है बोरॉन का, और उसके बाद बड़ा होता है सबसे ज्यादा वो होता है बेरियम का। मतलब ये क्रम आपको जिस ऑप्शन में दिख जाए वो ऑप्शन सही है और ये दिखने लगा है हमें ऑप्शन नंबर ए में, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27 को देखते हैं। 27 को समझ के जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। हमारे ऑक्सीजन में जैसे मान लीजिए हम ये तो जानते हैं कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ऑक्सीजन अगर सारे मनुष्य लेते रहें तो ऑक्सीजन की तो कमी हो जाएगी, लेकिन ये संतुलन कैसे बना रहता है ये बताना है। तो ये बनाए रखते हैं हमारे पेड़ पौधे। क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसमें हम सही कहेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ऐसा बना रहता है, इसलिए हम कहेंगे इसका ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28 देखते हैं। 28 को समझ के जवाब देने का प्रयास करेंगे। मस्तिष्क के उत्तरदायी है। मस्तिष्क हमारे शरीर में क्या करता है, सोचने के लिए सही है, हृदय स्पंदन के लिए यह भी सही है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए यह भी सही है। तो इसका मतलब इसमें सही हो गया ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी।
मतलब मनुष्य जो है वो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए सभी कार्यों के लिए उपयोगी है। 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बायोलॉजी के क्वेश्चन चलने लगे हैं और पता भी नहीं चला कि कैसे 28 प्रश्न देखते देखते आगे निकल गए। 29 का जवाब देखेंगे। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है, यह भी हम कहेंगे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, कि मुंह से ही, मतलब मुख से मनुष्य में पाचन क्रिया, जब हम भोजन को चबाते हैं और उसमें लार मिलाते हैं तो उसी दौरान हमारा भोजन पचना शुरू हो जाता है। इसलिए इसमें कहेंगे ऑप्शन ए जो सही होगा, मुंह गुहा से। ऑप्शन ए के साथ इस 29 में बढ़ चलेंगे आगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 30वें नंबर में, इसका जवाब जानेंगे। हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता? अच्छा क्वेश्चन है। तो हाइड्रा में जो नहीं पाया जाता वो होता है उसका मस्तिष्क, उसके में दिमाग ही नहीं होता है। हमारे विद्यार्थी में भी कुछ में दिमाग नहीं है, तो वैसे हाइड्रा में भी मस्तिष्क नहीं होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। 31 देखिए, 31 आपके सामने के आवेग उत्पन्न करने वाले कारक हैं। आवेग उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं? तो आवेग उत्पन्न करने वाले कारक को उद्दीपन के नाम से जाना जाता है। 31 में हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। 32 को देखिए, 32 है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है और एकदम कंफ्यूजन नहीं होना है अगर गुरु आर्यभट्ट चैनल नाम से जुड़े हैं तो। मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो होता है, आप याद रखिए, ईस्ट में। ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। लेकिन अगर यहां पूछा गया कि अलैंगिक जनन किसमें होता है, मुकुलन नहीं शब्द दिया हुआ है, मुकुलन दिया ही नहीं है, तो आपका जवाब अमीबा होगा। ऐसे इसमें कभी कभी अमीबा ऐसे भी सही होता है जब द्विखंडन के बारे में सवाल पूछ दे कि द्विखंडन विधि द्वारा किसका जनन होता है, तो अमीबा का। अलैंगिक जनन द्वारा किसका जनन होता है, अमीबा का। लेकिन अगर पूछेंगे कि मुकुलन द्वारा किसका जनन होता है, तो आप जवाब देंगे ईस्ट का। एकदम गांठ बांध दीजिए इस बात को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने 33 नंबर में है, इसका जवाब एक बार देने के प्रयास करेंगे और समझेंगे इसे। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर, या फिर जिसका नाम है जो मच्छर काटती है, शैतानी हरकत करती है, मादा एनोफिलेस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? याद रखेंगे मलेरिया का जो कीटाणु होता है या कह सकते हैं मच्छर होता है वो गंदा जल में होता है। ये सामान्य तरीके से भी आप सही कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर पूछा होता कि डेंगू का जो मच्छर होता है, जो डेंगू रोग होता है, इस डेंगू रोग के मच्छर किस में पाए जाते हैं, तो आपको जवाब देना होगा साफ जल में। उसका जवाब आपका होगा साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया 34 नंबर में। 34 को समझ के जवाब देने का प्रयास करेंगे। काउंट भी करते रहेंगे आपको कितना सही आज इस सेक्शन में नंबर मिला है। अंडोत्सर्ग कब होता है? अंडोत्सर्ग जो है ये कब होता है आपको बताना है। रजोधर्म के 12-14 दिन के बाद, रजोधर्म के 2 से 4 दिन के बाद, या रजोधर्म के 14 से 18 दिन के बाद। और ये मुख्य रूप से महिलाओं में या कह सकते हैं लड़कियों में होता है, पुरुषों में ऐसा नहीं होता है। तो इसका जवाब अगर जाने तो ये होता है रजोधर्म के 12 से 14 दिनों के बाद। मतलब ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न में हम बढ़ चलेंगे आगे। 35 देखिए, 35 का एक बार जवाब जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है कि समजात अंगों के उदाहरण हैं। समजात अंग, देखिए समजात अंग, समवृत्ति अंग, ये आपको तो कंफर्म कर लेना चाहिए। इसी भी क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में मिलने वाले हैं। तो समजात अंग अगर इसमें देखें तो इसमें आपको दिख रहा होगा हमारे हाथ, हमारा जैसा हाथ है, तथा कुत्ते के अग्रपाद, न कुत्ते के अगला वाला पैर, आगे के दो जो पैर होते हैं वैसा ही हमारा हाथ होता है, उसी की बनावट एक होती है। तो हम समजात अंग कहेंगे। ऑप्शन ए में सही है, हमारे हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। चलिए 36 को देखते हैं। 36 का जवाब एक बार जानने का प्रयास। मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं? ये देखिए नया क्वेश्चन दे दिया आपके सामने, और नया क्वेश्चन 1-2 तो आपके एग्जामिनेशन में रहेंगे, तो एकदम इस तरीके के क्वेश्चन को आप देख के ही जाइए।
तो हमारे शरीर में जो जीन होते हैं, जो हमारे शरीर के आनुवंशिक रोगों को या आनुवंशिक क्रियाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं, इनकी संख्या हमारे शरीर में लगभग कितनी होती है यह बताना है 36 में। तो इनकी संख्या हमारे शरीर में लगभग 30,000 से 40,000 के बीच होती है। मतलब ऑप्शन बी जो होगा इस 36 का सही उत्तर होगा। 37 देखते हैं। 37 में है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब देखिए, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, इस पेड़ पौधे को बोला जाता है उत्पादक। याद रखेंगे, इसको बोला जाता है उत्पादक। अब उत्पादक को खाने वाले जो जीव हैं उसको बोलते हैं हम प्राथमिक उपभोक्ता। उसको बोला जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। अब बात याद करें कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाएंगे? जो पेड़ पौधे के सेवन करते हैं, मतलब शाकाहारी जीव। इसमें देख सकते हैं शाकाहारी कौन कहलाएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। मतलब 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और शाकाहारी जीव को जो खाते हैं, जैसे मान लीजिए बाघ हुए, शेर हुए, वो लोग शाकाहारी जीवों को खाते हैं, तो उनको हम द्वितीयक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। 38 देख लेते हैं। 38 आपके स्क्रीन पर आ गया है। 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और काउंट भी करते रहेंगे आप अभी तक कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दे पाए हैं। प्रश्न क्या है? निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता किसे कहेंगे? तो पेड़ पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं और उसको खाने वाले उपभोक्ता होते हैं, या उसको खाने वाले भी जो शाकाहारी जीव होते हैं उसको भी उपभोक्ता ही कहते हैं, लेकिन द्वितीयक उपभोक्ता के नाम से उसे जाना जाता है। तो हरे पेड़ पौधे नहीं, ये नहीं होगा। नील हरित शैवाल, आगे देखते हैं। जंगली जानवर, यही तो सही हो गया, क्योंकि जंगली जानवर शाकाहारी जीवों को खा लेते हैं, तो हम यहां कहेंगे सी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि नील हरित शैवाल भी उत्पादक के श्रेणी में आते हैं, पेड़ पौधे की श्रेणी में आते हैं। मतलब ऑप्शन सी जो होगा इस 38 का सही उत्तर होगा। चलिए 39 देखते हैं। 39 का जवाब ढूंढेंगे। वन संपदा एक उदाहरण है। तो वन संपदा उदाहरण क्या है? तो वन संपदा के तहत हमें मिलता है लकड़ी, तांबा, मिट्टी, एल्युमिनियम। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो वन संपदा का एक सबसे अच्छा उदाहरण आपको दिखा है जो वन में मिलता है, लकड़ी, अर्थात ऑप्शन बी के साथ इस 39 में बढ़ेंगे आगे। क्योंकि वन में मिट्टी भी मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा सटीक आपको मानना होगा यहां लकड़ी को। चलिए आगे है आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर, और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा और इसी प्रकार का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाली है। तो चलिए इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन उसके पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करने का प्रयास करें। और कल मिलते हैं पुनः हम आपको शाम को 7 बजे अपने निश्चित टाइम पर, ताकि अगले सेक्शन में कुछ नए वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित हो सकें। तो 40 देखते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करता है। चिपको आंदोलन जो सन 1972 ईस्वी में उत्तराखंड में हुआ था, टिहरी गढ़वाल नामक जिले में, और यह मुख्य रूप से था वृक्षों की रक्षा करने से, अर्थात महिलाओं जो थी वृक्षों को पकड़ के आंदोलन की थी, वहां के ठेकेदारों से लड़ी थी, उसी आंदोलन का नाम पड़ा था चिपको आंदोलन। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इस तरीके से आज का ये सेशन समाप्त होता है। कल पुनः मिलते हैं शाम को 7 बजे एक नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।